वर्ड इसका फर्स्ट टॉपिक कराया था कि व्हाट आर द लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स किसे कहते हैं? तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि लिविंग और नो लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको कैसे पहचानते हैं या उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिविंग बीइंग किसे कहते हैं और नो लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। तो बच्चों हमने अपनी पिछली जो वीडियो आपको डाली थी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताए थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने बताया था कि अगली नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आज हम अगर किन्हीं बच्चों ने या जो बच्चे रहेंगे होंगे रिगार्डों से जिन्होंने हमारी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको यानी कि देखिए और उसका जो लिंक है यानी उससे जो अगला वाला जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी जो हम लिविंग बीइंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी नहीं हो पाई थी। तो कुछ प्रॉपर्टी अभी और हैं जो आपको यानी कि क्लियर कराएंगी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होते हैं। तो बच्चे हमने ना पिछली जो वीडियो थी उसमें हीलिंग एंड रिपेयर यहाँ तक यानी डिस्कस करा था कि जैसे हमने बताया था बच्चों कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें रिपेयर करने की एबिलिटी पाई जाती है। उनमें जैसे कहते हैं जो अपने इंजर्ड पार्ट होते हैं उनको हील करने की एबिलिटी होती है, जबकि नो लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी उनमें ऐसा नहीं होता कि अगर उनका कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए या कोई पार्ट यानी कि खराब हो जाए, डिजनरेट हो जाए तो वो उसको दोबारा से रिपेयर करते हो। जबकि लिविंग बीइंग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि उनके जो इंजर्ड पार्ट होते हैं वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा से बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल से मीन्स यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। दिस इज द यानी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर ये देखा जाता है कि जो उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और या जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी वो रिमूव करते हैं यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग यानी मेटल्स होते हैं उनमें ये इस प्रकार की एबिलिटी नहीं पाई जाती। तो ये भी एक यानी कि लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। इससे भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि द लिविंग बीइंग्स व्हिच एलिमिनेट देयर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी आती है मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट्स जैसे आप जानते हैं कि हर लिविंग बीइंग्स के अंदर, हालांकि कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं विच आर स्टैटिक यानी जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाते, जबकि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स की होती है उनमें हम मूवमेंट देखते हैं। यानी कि मूवमेंट यानी कि उनका एक जैसे बॉडी का जो पार्ट है उसका हिलना या डुलना या एक जगह से दूसरी जगह को जाना यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये जो मेन यानी कि जैसे दो वर्ड है इसमें बच्चे, एक वर्ड है मूवमेंट और दूसरा वर्ड है लोकोमोशन। इनमें भी अंतर होता है। लोकोमोशन हम किसे कहते हैं? लोकोमोशन उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि व्हेन द ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब यानी कोई लिविंग बीइंग्स अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूवमेंट करता है यानी कि एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसको तो हम कहते हैं लोकोमोशन। बट एंड सम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लांट की बात करें हम, तो प्लांट में आपने देखा होगा कि प्लांट कैसा होता है कि वो चलते हैं। हालांकि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर जैसे एल्गी कहते हैं, उनमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके माध्यम से वो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा सकते हैं, जिनमें यानी कि जैसे कुछ ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर या कुछ उनकी जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन करते हैं। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट वो पार्ट होता है जब बॉडी स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, तो जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका हिलना डुलना। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं मान लीजिए सपोज यहाँ खड़ा हूँ, मैं नहीं चल रहा एक जगह से दूसरी जगह को, लेकिन मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आईज यानी कि मूवमेंट कर रही हैं, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ, तो दिस इज द मूवमेंट। तो ऐसे ही हर लिविंग बीइंग के अंदर क्या होती है? उनमें या तो मूवमेंट होती है या फिर उनके अंदर लोकोमोशन पाई जाती है, जबकि दूसरे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों लाइफ स्पैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की। लाइफ स्पैन से मीनिंग क्या होता है? किसी भी लिविंग बीइंग यानी जैसे हम क्या देखते हैं, कोई लिविंग बीइंग सपोज आज प्रोड्यूस हुआ है, आज यानी उसकी उत्पत्ति हुई है, तो आज से लेकर जब तक उसकी कोई नेचुरल यानी जैसे कहते हैं जो डेथ है
वो नेचुरल डेथ ना हो जाए, तब तक का जो पीरियड होगा यानी कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, जब से यानी कोई लिविंग बीइंग्स पैदा होता है और तब तक उसकी जो नेचुरल डेथ है उसका जो पीरियड है हम उसको किसमें कैलकुलेट करते हैं, लाइफ स्पैन में। तो हर इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पैन जैसे आप जानते हैं अलग अलग हो सकता है। कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो मेनली कुछ ही यानी क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए सरवाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स ऐसे क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत जल्दी यानी कि मर जाती हैं। तो कुछ लिविंग बीइंग का जो लाइफ स्पैन है मे बी यानी कि सम मिनट्स हो सकता है, कुछ यानी जैसे है कि वो मिनटों के लिए जी सकती हैं, या उसके बाद यानी कि जैसे कहते हैं कुछ डेज का हो सकता है, और कुछ दिनों के अलावा कुछ यानी लिविंग बीइंग का जो लाइफ स्पैन है वो वर्षों का भी हो सकता है, यानी कि जैसे कुछ सालों का भी हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे भी होते हैं जो हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका एक अलग अलग यानी कि लाइफ स्पैन है, यानी जो अपने यानी कि अपनी लाइफ में इनको शो करते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या हो गया, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए डेफिनिट लाइफ स्पैन ऑफ द बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंसेस एंड टिल डेथ। तो जब तक यानी उनकी एक नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक के पीरियड को उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। और लास्ट की जो हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या आती है बच्चों, वो आती है डेथ। डेथ से मीनिंग क्या होता है कि द स्टॉपेज ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज, जब बॉडी की सभी वाइटल एक्टिविटीज लाइक जैसे ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग रेट होती है वो खत्म हो जाए, सांस लेना बंद कर दे ऑर्गेनिजम्स, या जो उसकी हार्ट बीट है वो बंद हो जाए। तो जितनी भी वाइटल प्रॉपर्टी है, जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं लिविंग बीइंग की, वो यदि यानी बंद हो जाती हैं तो हम उस केस में उस लिविंग बीइंग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ यानी इट मे ऑकर्स नॉर्मल और एक्सीडेंटल। डेथ भी दो तरह से हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की, एक डेथ होती है जो नेचुरल डेथ होती है, एक वो डेथ होती है जो किन्हीं कारणों से हो जाती है जिसको हम एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। तो बच्चों ये क्या हुई कि किसी लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी है। तो जिन लिविंग बीइंग के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको लिविंग बीइंग्स कहते हैं। और जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते, ये कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते, हम उन लिविंग बीइंग को नहीं कहते, यानी उनको नॉन लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी यानी कि पहला जो क्वेश्चन जैसे आता है कि व्हाट आर द लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग किसे कहते हैं और लिविंग बीइंग्स को हम कैसे नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो जितनी मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और आज मैंने जैसे कुछ आपको ये रिमेनिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताया, बाकी की जो बची हुई प्रॉपर्टी थी उनके बारे में बताया। तो इन सभी प्रॉपर्टी के आधार पर आप लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा एक पहला यानी कि क्वेश्चंस कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। अब सेकंड आता है कि एक इसमें दूसरी टर्म्स आती है चैप्टर में, उसके लिए हम जैसे कहते हैं कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अब बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए बच्चे जितने भी अभी आपको मैंने बताया कि अर्थ के ऊपर देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी यानी कि लिस्ट से बाहर भी हैं जो नए यानी खोजे जाते हैं या जिनकी रोज नई यानी कि खोज होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से मीनिंग क्या होता है कि ऑल द यानी कि लिविंग बीइंग्स व्हिच ऑक्युपाई ऑन दिस अर्थ, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, जितना भी नंबर है लिविंग बीइंग का जो इस अर्थ के ऊपर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको उसकी बायोडाइवर्सिटी। यानी जैसे अलग अलग प्रकार के आप अपने सराउंडिंग में देखिए आपको विभिन्न प्रकार के या अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। उनमें कुछ हो सकते हैं जैसे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जैसे आंट्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और या जैसे कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं, मेमल्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो जो हम इस अर्थ के ऊपर यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेकर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर और एक जो लार्जेस्ट एनिमल और प्लांट देखते हैं वो भी अलग अलग टाइप के। तो डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट नंबर्स, जो अलग अलग यानी कि नंबर्स है, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, तो हम उनके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं बायोलॉजी में, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी।
और ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट टू ए स्पीसीज। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक जाति को, यानी जैसे कहते हैं एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और माना ये जाता है, जैसे अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली इस अर्थ के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। और ये भी कोई फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट ए फिक्स। कुछ यानी कि इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में अभी भी हमने नहीं डाले, क्योंकि दे आर न्यूली डिस्कवर्ड, वो नए खोजे हुए हैं, जो नए जिनकी रोज हम यानी कि जानकारी जो हमको अभी भी जो अननोन है, कहने का मतलब जिनको हम नहीं जानते। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बींग्स हैं, ये बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन and a new organisms are continuously being identified and are adopted and are added to this list is called biodiversity। तो ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से मीनिंग। इसके अलावा फिर जो हम आज आपको बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं कभी कभी जो बच्चे नहीं समझ पाते, तो वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कि इस वीडियो से आपको जो अगले टॉपिक्स हैं वो इन टर्मिनोलॉजी के माध्यम से क्लियर होंगे। तो टर्मिनोलॉजी जो हमारे इस चैप्टर में जो मेनली यूज होने वाली टर्म्स हैं उनके बारे में। तो टर्मिनोलॉजी जैसे आप जानते हैं, टर्मिनोलॉजी से मीनिंग क्या होता है, यानी कि टर्म्स, जो टर्म्स होती हैं बायोलॉजिकल टर्म्स, उनको हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली टर्म्स आती है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, इस चैप्टर में सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स किसे कहते हैं? तो सिस्टेमेटिक्स का जो ओरिजिन है, इस टर्म्स का जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड सिस्टीमा, इससे ड्राइव हुआ है, सिस्टीमा से बना है। सिस्टीमा यानी कि जो सिस्टेमेटिक्स है एक लैटिन वर्ड है सिस्टीमा, इस सिस्टीमा से ये वर्ड बना है सिस्टेमेटिक्स। और इस सिस्टीमा का मीनिंग क्या होता है? सिस्टीमा का मतलब होता है यानी अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट, यानी द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्टेमेटिक या साइंटिफिक। किसी भी यानी कि चीजों को एक साइंटिफिकली जैसे कहते हैं सिस्टेमेटिकली डिवाइड कर देना है या उसको ऑर्गेनाइज कर देना, वो क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टीमा विच मीन्स यानी कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी भी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि सिस्टेमेटिक्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिस्टेमेटिक का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, किसी भी चीज को एक सिस्टेमेटिकली अरेंज कर देना। लेकिन जब हम इसी टर्म्स का उपयोग किसी लिविंग बीइंग के ऊपर करते हैं तो वहां पर हम कैसे यूज करते हैं, यानी कि द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उन लिविंग बीइंग्स को उनकी एक तुलनात्मक जैसे कहते हैं कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाने वाला एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके आधार पर ऑर्गेनाइज कर देना, यानी उनको एक तरह से डिफरेंशिएट कर देना, वो कहलाता है सिस्टेमेटिक्स। हम बायोलॉजी की जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका उपयोग है सिस्टेमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपके पास में अलग अलग टाइप के कॉइन्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में कोई 50 पैसेस का कोई कॉइन्स है, कोई 1 रुपीस का कॉइन्स है, कोई यानी कि 2 रुपीस का कॉइन्स है, कोई 5 रुपीस का कॉइन्स है, और उस पूरे यानी कि जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास में, बहुत सारे कॉइन्स हैं। और यदि हम उन कॉइन्स को काउंट करना चाहें, उनको गिनती करना चाहें उन सिक्कों की, तो बच्चों हम कैसे करते हैं उनको काउंटिंग? तो आपने देखा होगा पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जितने भी मान लीजिए 50 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, उनको एक तरफ यानी कि पाइल अप कर लेते हैं, उनका एक ढेर लगा देते हैं।
इसी तरह से जो 1 रुपीज का होता है उसका अलग पाइल कर लेते हैं, उनको उनका एक अलग ढेर लगा लेते हैं। 2 रुपीज वाला होगा उनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी अलग पाइल कर लेते हैं उनको। और जो 5 रुपीज के उनकी सेपरेट यानी कि जैसे हम पाइलिंग कर लेते हैं, उनको एक अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। पहले आपने 50 पैसे का कॉइन्स लिए, फिर आपने इसी तरह से 1 रुपीज वाला ले लिया, 1 रुपीज वाला, फिर 2 रुपीज के, 5 रुपीज के। इस तरह से ना हम बच्चों क्या करते हैं, उनको अलग अलग यानी कि पैसों के ढेर लगा के और फिर उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब ही होता है किसी भी चीज को एक प्रॉपर वे में यानी कि अरेंज करना या उनको एक तरह से क्लासिफाइड करना। तो दिस इज द सिस्टमैटिक्स। एक दूसरी और टर्म्स आती है बच्चे, वो टर्म्स कौन सी है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये दूसरी टर्म्स है इसी चैप्टर में। जब हम सिस्टमैटिक को समझ आते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, टैक्सोनॉमी। अब अगर आप बहुत सारे लिविंग बीइंग्स जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की उनमें कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सपोज अपने सराउंडिंग्स में काऊ को देखा, बफेलो को देखा, गॉट को देखा और या और दूसरे अदर एनिमल्स को देखा, तो हम उन एनिमल्स को कैसे यानी रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे। तो ये क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेट्स होते हैं। हर एनिमल्स में, हर प्लांट्स में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो जो क्या होता है कि उन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे हम लिविंग बीइंग को अलग अलग टैक्सा मींस यानी कि जो कैटेगरीज हैं, उन टैक्सास में डिवाइड करते हैं, उन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लिविंग बीइंग्स को। तो दिस यानी कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या करेंगे हम उसको, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टैक्सोनॉमी। जब हम किसी लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स के आधार पर उनको क्लासिफाइड कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी टैक्सोनॉमी। तो कैरेक्टराइजेशन, इसलिए आप इसमें क्या करते हैं टैक्सोनॉमी में, सबसे पहले जैसे उसके जो कैरेक्टराइजेशन करना, उसके यानी कि जो गुण होते हैं उनको समझना, उनको स्टडी करना, कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। हम फिर क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। पहले उसके गुण देखते हैं, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके ट्रेट्स देखते हैं। फिर जब हमें उसे पता चल जाता है कि इसके ये कैरेक्टर्स हैं, फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन। थर्ड इज क्लासिफिकेशन। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसको, यानी कि जो हमारे टैक्सोनॉमी की जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल, आप किसी आपके आसपास कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, जो बिल्कुल अननोन है आपके लिए, तो हम उसको कैसे बायोलॉजिकली एक तरह से आइडेंटिफाई करें, यानी उसको हम कैसे क्लासिफाइड करें, उसकी टैक्सोनॉमी कैसे करें। तो बच्चों आपने देखा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिजम्स को जो आपको मिला है, जो जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, उसके लिए उसके कैरेक्टर्स देखेंगे। जैसे कैरेक्टर्स में क्या देखोगे आप, मान सपोज आपके घरों के आसपास या आपके घर में कोई बहुत छोटा इंसेक्ट है, तो हम उस इंसेक्ट को कैसे स्टडी करते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या ये विंगिड है, उसमें कोई पंख है, या उसके जो पैर हैं वो किस तरह के हैं, उसमें नंबर कितने पैरों का, उसके जो लेग्स हैं 3 पेयर्स हैं या मोर देन 3 पेयर्स हैं। तो ये क्या हो गए उसके कैरेक्टर्स। या आईज किस तरह की है, सिंपल है, कंपाउंड है, एंटीना है या नहीं है, बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, बॉडी कितने यानी कि पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ये जो बॉडी के हम उसको देख के जो कैरेक्टर्स आपको विजिबल होते हैं, हम उन्हीं कैरेक्टर्स को आधार मान के हम उसकी आगे की टैक्सोनॉमी करते हैं। तो जो ये कैरेक्टर्स होते हैं बच्चे, उन्हीं कैरेक्टर्स के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं देयर कैरेक्टराइजेशन। फिर क्या करते हैं, जब हमें उसके कैरेक्टर पता चल जाता है, फिर उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये अब एनिमल हो सकता है या कोई प्लांट। अगर मान लो कोई आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेगा कि जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि ये एनिमल है या प्लांट है, तो हम उसके कैरेक्टर को देख के फिर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिस इज द एनिमल और प्लांट।
तीसरी कैटेगरी क्या आती है फिर उसकी, जब आपने ये दो चीजें कर ली, उसके कैरेक्टर्स देख लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो तीसरी कैटेगरी में बच्चों क्या आती है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम उनको, अब उनकी जो सिमिलरिटी होती है और कुछ जो डिसिमिलरिटी होती है उनके आधार पे, जो एनिमल्स की सिमिलरिटी और जो डिसिमिलरिटी है, मान लो जिसके साथ वो सिमिलरिटी शो कर रहा है, जिस लिविंग बीइंग के साथ या जिस ग्रुप के साथ वो सिमिलरिटी शो करेगा, हम उसके साथ उसको क्लासिफाइड करेंगे, और जिसके साथ नहीं करता उससे अलग कर देते हैं, तो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन की कई सारी, जैसे आप पढ़ोगे अभी इसी में आगे इसी चैप्टर में, तो क्या होती है अलग अलग, यानी जैसे कैटेगरी होती है, पहले हम उसको फाइलम के अकॉर्डिंग ले जाएंगे या प्लांट में उसको डिवीजन में रखेंगे, फिर उसके बाद यानी फाइलम से ऊपर आता है जैसे किंगडम है, और या किंगडम में प्लांट भी है, एनिमिलिया है, या फिर उसी के बाद आता है जैसे उसका फाइलम आता है या उसकी डिवीजन आती है, फिर उसके बाद क्लास है, क्लास के बाद में उसका ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, तो ऑल दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देते हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद में फिर जो लास्ट में आ जाता है उसका नोमेनक्लेचर। जब हम उसको क्लासिफाइड कर देंगे तो अंत में उसका क्या नाम दे देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, नोमन जो उसका क्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब है गिविंग द प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम से भी मीनिंग क्या है उसका, एक साइंटिफिक नेम हम उस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये होगी एक टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये टैक्सोनॉमी यानी कि एक दूसरी टर्म्स है। तीसरा इन्हीं में हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन भी अब क्या बन गया, क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर है जिसे कहते हैं सिस्टेमेटिक यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी को जो अभी मैंने यूज करेंगे, कई सारी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है कि जिसमें हम उन लिविंग बीइंग को पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता। जो क्लासिफिकेशन है इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट आल्सो इन्वॉल्व इन ए हिरार्कियल स्टेप्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं हिरार्कियल, यानी कि जैसे कहते हैं ऑर्डर में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जो ये हिरार्कियल स्टेप्स हैं इनमें ईच स्टेप इज रिप्रेजेंट, और उसमें भी क्या होता है कि इन ईच स्टेप जो एक यानी कि उसका स्टेप है हिरार्कियल, उस स्टेप को वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो उस इंडिविजुअल्स की किसी रैंक या उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों आपने इसे पढ़े भी होंगे, जब हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन से यानी कि किंगडम में आता है। किंगडम वैसे हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं +1 में, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 2 ही किंगडम हमने यानी कि बनाए हुए थे, उसमें एक प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। तो हम ये देखते हैं कि वो प्लांट से बिलोंग करता है इंडिविजुअल्स या फिर वो एनिमल से बिलोंग करता है। तो प्लांट और एनिमल्स को यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इस हिरार्कियल ऑर्डर में पहले लिखना होता है उसका किंगडम। हम उसके किंगडम को देखते हैं, फिर किंगडम के बाद में क्या आता है दूसरी यानी जो कैटेगरी है, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी आती है किंगडम के बाद फाइलम। हम फिर उसका फाइलम देखते हैं कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है फाइलम के बाद क्लास, फिर क्लास आती है, क्लास के बाद में फिर आता है उसका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आता है फैमिली, और फैमिली के बाद में आती है जीनस, और जीनस के बाद आती है उसकी स्पीसीज। तो स्पीसीज इज द मेनली लोअर कैटेगरी, वेयरएज किंगडम इज द हाईएस्ट और या अपर कैटेगरी। तो ये क्या हो गया, एक हिरार्कियल यानी जैसे कहते हैं ऑर्डर हो गया, ये हिरार्कियल स्टेप्स होते हैं। तो ये हम इसमें जानते हैं, ये हमारी क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बन गई। इसके बाद आता है बच्चों किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम जो स्टडी करते हैं उसकी, तो उसकी स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक सी यानी कि जो हमारी ये कैटेगरीज हैं इनको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। उनमें जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टैक्सा। टैक्सा क्या हुए, टैक्सा किसे कहते हैं, तो टैक्सा क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी। जैसे अभी मैंने आपको ये एक हिरार्कियल ऑर्डर्स में क्या समझा है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए या उसकी टैक्सोनॉमी करने के लिए हम उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। किसके बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
सिमिलरिटी, उनकी सिमिलरिटी के आधार पे। जैसे हम किंगडम, फर्स्ट हमारा जो एक कैटेगरी है वो है किंगडम, दूसरी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े यानी कि जैसे कहते हैं कैटेगरी होती है, उनको भी आप इनके सब यानी कि पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किंगडम को के बाद सब किंगडम, फाइलम के बाद भी सब फाइलम, क्लास है, क्लास में भी लिख सकते हैं क्या, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर या फिर सुपर ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, और जीनस, सब जीनस, स्पीसीज और वैरायटी तक के भी हम इनमें देखते हैं। तो कभी कभी क्या है ये और बढ़ाया जा सकते हैं, बट यानी जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम इसी तरह से उनको क्लासिफाइड करते हैं, उनकी जो टेक्सोनॉमी करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये क्या हो गए बच्चे, इन्हीं को। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी इन ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। उसको क्या कहेंगे हम, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या हो गई, जो ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरी ही रिप्रेजेंट करती है उसकी टैक्सोन और या टैक्सा। तो ये है। और कभी कभी जैसे अभी मैंने बताया आपको, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इनको डिफाइन करने के लिए भी आता है कि ये क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टराइजेशन, ये टैक्सोनॉमी यानी एक तरह से टैक्सोनॉमी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो उसमें कैरेक्टराइजेशन यानी कि उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना, उनको स्टडी करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना यानी कि उसको पहचानना, फिर उसको क्लासिफाइड करना अकॉर्डिंग टू द हिरार्किकल ऑर्डर, और नोमेनक्लेचर उसका नामकरण देना यानी कि उसको एक साइंटिफिक नाम देना। तो ये एक कुछ टर्म्स आती हैं, टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह के एक और आता है बच्चे टर्म्स, वो है टैक्सोनॉमिक जो एड्स होती हैं, जो टैक्सोनॉमी की वजह से की है, जो टैक्सोनॉमिक की, ये क्या होती है टैक्सोनॉमी की। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक की। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज आपको किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना है, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास में टैक्सोनॉमी की होती है। जो टैक्सोनॉमी की होती है उनमें क्या होते हैं, अल्टरनेट कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, नंबर्स में लिखे होते हैं। ये अल्टरनेट कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो स्टडी करने वाले जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं या जो भी किसी इंडिविजुअल्स को क्लासिफाइड करते हैं, तो वो उस टैक्सोनॉमिक की के आधार पे उन कैरेक्टर्स को लेते हैं। तो उनमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो उस इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं पाए जाते। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उन टैक्सोनॉमिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, उनका सिलेक्शन और एलिमिनेशन। तो जो ये सिलेक्शन और एलिमिनेशन है दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक की। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज द लिस्ट ऑफ अल्टरनेट characters arranged in such a manner by that selection and elimination one can easily identify an organism as to its name and position। ताकि हम उस ऑर्गेनिजम्स का नाम और उसकी जो पोजीशन है उसको इन्हीं कैरेक्टर्स के जो सिलेक्शंस हैं और जो एलिमिनेशन है उनके आधार पर कर सके। यानी जैसे मान लीजिए सपोज आपको कोई इंडिविजुअल्स की पहचान करनी है, उस इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई टैक्सोनॉमी की रहेगी। तो उस टैक्सोनॉमी की में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स में हमको कुछ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना होता है और कुछ को हमने रिजेक्ट करना होता है। तो ये जो एक सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रोसेस है, इसी सिलेक्शन और रिजेक्शन प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी की कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से आप उस इंडिविजुअल्स की जो एक अपनी पोजीशन है, जो उसका एक अपनी जगह है, वो हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि उसका क्या नाम हो सकता है उस इंडिविजुअल्स का और कहां पर उसकी पोजीशन हो सकती है। तो ये है बच्चे टैक्सोनॉमी की। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कई सारी टैक्सोनॉमिक हिरार्की दी हुई है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, आप उनको स्टडी करिए। जैसे उसमें एनिमल्स के और कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, आप उनको इसके अकॉर्डिंग जो हिरार्किकल ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड करिए, उनका नोमेनक्लेचर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने मैन को किसी मैन का
मैन, आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग, तो मैन को हम कैसे करेंगे, उसका पहले आप बायोलॉजिकल नेम देखिए, यानी नोमेनक्लेचर। जैसे अभी मैंने बताया था, जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर से मीनिंग क्या है, किसी भी इंडिविजुअल्स को एक साइंटिफिक नेम देना। आप जानते हैं जैसे भी कि लिविंग बीइंग्स में बहुत सारे कुछ कॉमन नेम पाए जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं लोकल नेम्स होते हैं, और वो लोकल नेम्स भी अलग अलग जगह पे, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ तक कि अगर एक कंट्री के अंदर भी कोई ऑर्गेनिजम्स है, उसको कुछ यानी कि लोग अपने ही कंट्री में किसी दूसरे नाम से जानते हैं, जबकि अलग दूसरी कंट्री में उसी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। तो देयर इज ए मेनली डिफरेंट यानी कि इन द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप जानते हो कि अलग अलग यानी कि ऑर्गेनिजम्स के नाम में भी एक जगह पे सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है। तो हमारी साइंस में भी, बायोलॉजी में भी ये माना गया है कि भी जैसे बाकी की साइंसों में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक यानी कि किसी भी लिविंग किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मानो आप मैथमेटिक्स है तो उसमें भी आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से आता है। या और जैसे केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, उसी तरह से बायोलॉजी में भी वैज्ञानिकों ने कोशिश की है कि हम ऑर्गेनिजम्स को भी सिस्टमेटिकली अरेंज करें, उनको भी एक ही प्रॉपर यानी कि नाम से जाना जाए। चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, उस ऑर्गेनिजम्स को आप उसी एक ही केवल नाम से रिकॉग्नाइज किया जाए। तो जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर एक ऐसी यानी कि जैसे कहते हैं सिस्टम, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, और साइंटिफिक नेम देने के लिए उसके लिए 2 वर्ड का यूज करते हैं। उसमें 2 यानी जिसे कहते हैं वर्ड सिस्टम है, 2 वर्ड सिस्टम है, 2 वर्ड की प्रणाली है। एक वर्ड होता है उसमें जो पहला वर्ड होता है वो वर्ड होता है जो उसकी जेनरा या जिसे कहते हैं जीनस को इंडिकेट करेगा, और दूसरा जो यानी कि वर्ड होगा वो स्पेसिफिक होगा, और वो स्पेसिफिक जो वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी स्पीसीज को, ये उसकी जाति को यानी कि इंडिकेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा, जो मैंजीफेरा इंडिका जो ये वर्ड है, ये किसके लिए साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। जो मैंगो है, मैंगो को हम साइंटिफिकली अगर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो हम 2 नाम से इंडिकेट करते हैं। उसमें पहला जो नाम है उसको वो उसकी जीनस से लिया हुआ है यानी कि मैंजीफेरा, और दूसरा जो वर्ड है इंडिका, ये वर्ड उसकी स्पीसीज को यानी कि इंडिकेट कर रहा है, उसकी जाति को यानी कि इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो हम जो अभी मैंने आपको एक टर्म्स बताई है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं किसी लिविंग बीइंग के, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और फिर तीसरे में क्या करते हैं, थर्ड आता है मेरी टैक्सोनॉमी में, उसको एक तरह से इसका आइडेंटिफाई करने के बाद में क्लासिफिकेशन करना, यानी कि हम उसको इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी हियरार्किकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, और लास्ट में उस इंडिविजुअल्स को एक साइंटिफिक नाम दे देते हैं। जैसे जो 2 नाम वाला सिस्टम है यानी कि 2 नेमिंग सिस्टम, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। 2 नाम देने का जो प्रणाली है, 2 नाम देने का जो सिस्टम है, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है, जिसको लिनियस ने यानी ये जो यानी कि सिस्टम दिया है, ये लिनियस ने दिया है, और लिनियस के द्वारा जो हम किसी एनिमल्स या प्लांट को नाम देते हैं, उसमें इन 2 वर्डों का यूज किया जाता है। इसमें पहला वर्ड जो जीनस यानी जिसके कहते हैं जेनेरिक नेम होता है, जो जीनस को इंडिकेट करता है, और दूसरा नाम उसका स्पेसिफिक नेम है जो उसकी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। और हमेशा जो जीनस वाला वर्ड है, जो जेनेरिक नेम है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसकी जो शुरुआत करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक जो नेम होता है, जो स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है, उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है बच्चे। तो हमेशा यानी कि कोई भी जो एनिमल्स होंगे या जो भी प्लांट्स होंगे, हम उनको यानी कि 2 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक उसकी जीनस और एक दूसरा उसकी स्पीसीज। इसी तरह से ना आपकी बच्चों जो ये टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी है, इसमें कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स की टेबल दी हुई है, और आप इसको लर्न करिए, समझिए। इसमें जैसे कुछ कॉमन नेम दिए हैं, जैसे मैन का है, तो ह्यूमन बीइंग में अगर आप मैन को क्लासिफाइड करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की के अकॉर्डिंग, तो उसका बायोलॉजिकल नेम, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो होमो जैसे पहला अक्षर है, होमो किसको इंडिकेट कर रहा है, मैन में जीनस को, और सेपियंस किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी स्पीसीज को। तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया ह्यूमन बीइंग का,
होमो सेपियंस। दूसरा अगर हम उसकी फैमिली देखेंगे बच्चों, तो क्योंकि आपको इन्हीं में करना, नीचे से चलते हैं हमेशा इस हायरार्किकल ऑर्डर, जैसे अभी मैंने बताया था इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या है ह्यूमन बीइंग की? सेपियंस। और उसकी जीनस क्या है? होमो। उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद हम जाते हैं उसकी फैमिली। तो ह्यूमन बीइंग की जो फैमिली है वो क्या है? होमिनिडी। उसको कहते हैं हम होमोनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम फिर उस फैमिली से ऊपर जाते हैं तो ऑर्डर आता है बच्चे। तो ऑर्डर हम किस ऑर्डर में आएंगे? जैसे प्राइमेटा, हम इसको कहते हैं प्राइमेटा में आते हैं। हम प्राइमेट्स हैं जितने भी, यानी कि आपने जैसे मैमल्स में पढ़ा होगा, तो मैमल्स में जो क्लास मैमलिया है इसमें ऑर्डर्स हैं, तो हम प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेटा है हमारा। और क्लास आप जानते हैं, फिर ऑर्डर की बाद में क्या आएगी? क्लास आती है। क्लास में जैसे हम आप जानते हैं मैमल्स में आते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे मैमल्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, या आप अगले वाले जो हमारी वीडियो आएंगी उसमें जब हम एनिमल्स के कैरेक्टर्स बताएंगे तो उसमें देखेंगे। तो मैमलिया आती है, क्लास मैमलिया है। और ऊपर यानी सबसे जो ऊपर वाला जो रैंक है, कैटेगरी है, वो फाइलम। और फाइलम जैसे आप जानते हैं बच्चों हम किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में, क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड यानी वर्टिकल कॉलम तो आ जाती है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया? एक सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट, यानी कि उसकी टैक्सोनॉमिक, जैसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी होगी ह्यूमन बीइंग की, मैन की। इसी तरह से और दूसरे यानी एनिमल्स की कर सकते हैं। जैसे हाउस फ्लाई का दिया हुआ है। हाउस फ्लाई का मैं बता देता हूँ आपको कि उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है बच्चों? मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का जैसे नाम से ही पता चलेगा मस्का। मस्का क्या होता है? मस्का उसकी जीनस। और मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका क्या है? उसकी स्पीसीज। तो ये मस्का होगी जीनस, और उसकी जो ये है डोमेस्टिका, ये क्या हो गया? उसकी स्पीसीज। इसी तरह से फिर फैमिली आती है बच्चे। फैमिली कौन सी में आता है? हाउस फ्लाई म्यूसिडी, इसी के नाम में ले देंगे हम इसको, म्यूसिडी के नाम से आती है। और ऑर्डर में जैसे देखोगे तो ऑर्डर कौन सा आता है इसका? डिप्टेरा। ऑर्डर डिप्टेरा हो गया। और उसके बाद यानी कि जो हम क्लास पढ़ते हैं, क्लास कौन सी में आते हैं? आप जानते हैं कि जो हाउस फ्लाई है वो एक इंसेक्ट है, इसलिए कौन सी क्लास है? इंसेक्टा। तो ये कैटेगरी है। और इंसेक्टा क्लास किस फाइलम के अंतर्गत आती है? जैसे आप जानते हैं वैसे भी ये इनवर्टिब्रेट है, यानी कि एक तरह से नॉन कॉर्डेट ये, या फाइलम होगा इसका आर्थ्रोपोडा। तो इंसेक्टा किस में आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ये इसकी सिस्टेमेटिक जैसे कहते हैं अरेंजमेंट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों वीट का। जो वीट है, अगर हम वीट को भी देखें तो वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्राइटिकम और एस्टिवियम। तो ये क्या हो गया इसका? ट्राइटिकम। ट्राइटिकम इज द जीनस, ट्राइटिकम इसकी जीनस है। और एस्टिवियम, एस्टिवियम क्या है? इसकी स्पीसीज हो गया। और अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्डर की बात करेंगे तो कौन से में आएंगे ये? पोएल्स में आते हैं, POALES, पोएल्स कहते हैं इसको। और इसी तरह से इसका क्लास देखेंगे तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है हमारा वीट? ये आता है मोनोकोट। ये मोनोकोट सीड है, वैसे मोनोकोट प्लांट है, तो मोनोकोट में आते हैं। और अगर आप इसकी डिवीजन देखेंगे तो वो किस में आता है? ये एंजियोस्पर्म में आता है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों हम इस तरह से जो ना इनकी टैक्सोनॉमिक एक जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग इनको करते हैं। आप बहुत सारे और एग्जांपल्स लेके एनिमल्स को क्लासिफाइड करिए, इनके बायोलॉजिकल नेम्स देखिए, इनको लर्न करिए, तो ये आपको समझ आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये मैंने कुछ आपको आज टर्म्स कराई हैं, ठीक है? तो आप इन टर्म्स को पढ़िए। इसकी जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको। और अगर आपको इनके साथ इनको सबको कनेक्ट करना तो आप मेरी पिछली वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए जो आई बटन है आप इसको यानी कि प्रेस करिए, इसको दबाइए। आपको पिछली वीडियो में जो यानी कि जो आपने नहीं सुनी है या किन्हीं कारण से जो समझ में नहीं आई है तो वो आपको वहां से मिल जाएगी। और अगली जो आज हमने आपको कराई है उसी में कुछ पार्ट जो पिछली वीडियो का रह गया था वो हमने आज कराया, और कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बताइए। तो बच्चे हमारी वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, स्टे होम, सेफ रहिए।
हैं। आपको बताइए कि आजकल जैसे कोरोना का माहौल है, तो इस कोरोना के माहौल से बचने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर किसी तरह के कमेंट्स आपको भेजने हैं तो हमारे को कमेंट्स लिखते रहिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकें और आपको समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।